हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी परचेज और सेल को लेके कि परचेज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बैलेंसिंग बात मैं करने जा रहा हूँ परचेजर और सेलर दोनों के नज़रिए से। तो इसको किसी भी प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करने से पहले, प्रॉपर्टी लेन देन करने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत विधिवत जानकारी आपको होना चाहिए। और अगर इन जानकारी की कमी की वजह से आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम भी आपको फ्यूचर में हो सकती है। तो इसके ऊपर हम वन बाय वन बात करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीद रहे हो तो खरीदने वाले के नज़रिए से आपको क्या सोचना है, और जो सेल कर रहा है एज अ सेलर के नज़रिए से उसे किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बायर हैं, बायर और सेलर दोनों एग्री होने चाहिए प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है, दोनों की सहमति यहाँ पे होनी चाहिए कि भाई मैं खरीदना चाहता हूँ और सेलर जो है वो एग्री हो जाए कि वो बेचना चाहता है। अब अगली चीज़ यहाँ पे ये है कि दोनों के बीच में एक प्राइस फिक्स होगा। ठीक है, कि इस प्राइस पे मैं बेचूंगा और उस प्राइस पे वो खरीदेंगे, यानी कि कंसीडरेशन को लेके, प्राइस को लेके भी दोनों में प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक, ये तो चलो बात हो गई ओरल, जो आपस में मिलजुल के बात करके ये आपसी बातों को जो सुलझाते हैं। अब खरीदार के नज़रिए से मैं पहले बता रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके नज़रिए से किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो पहला यहाँ पे ये रखना है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करने जा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं तो उसका पहले पास्ट रिकॉर्ड आप चेक करिए। पास्ट रिकॉर्ड का मतलब नॉर्मली 12 साल यहाँ पे बोला जाता है, करीब 12 साल का रिकॉर्ड आप चेक करिए कि सबसे पहले ओनर कौन था, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं दी गई। ठीक है, इसमें कोई और पार्टी इंटरेस्टेड तो नहीं है। इस तरीके से आप जो है सारे रिकॉर्ड्स को स्टेप बाय स्टेप करके चेक करते हुए चलिए, और लास्ट में जब आप पाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये प्रॉपर्टी अब उस व्यक्ति के नाम पे है जिससे मैं खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि जो लास्ट सेलर है वहां पे जो 12 साल होगा, जो रिकॉर्ड होगा, लास्ट सेलर जो आपको सेल करने जा रहा है उसका नाम वहां पे होना चाहिए, यानी कि जिसको कहते हैं कब्जे में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, कि उसके पजेसमेंट में है, उसका राइट है, ओनरशिप उसकी है। तो पहली चीज तो ये हो गई जहां पे आपको ये सारे रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करने हैं। अब अगली चीज आपका बायर के नजरिए से ये है कि आपको ये देखना है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ड्यूज तो नहीं है। ड्यूज का मतलब यह है उस प्रॉपर्टी को कहीं मॉर्टगेज रख के लोन तो नहीं लिया गया, कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया, या उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई हाउस टैक्स तो नहीं बकाया है, बिजली का बिल तो नहीं बकाया है, या लैंड रेवेन्यू तो नहीं बकाया है, किसी भी तरीके का कोई ड्यूज उस पर तो नहीं है। तो ये आपको क्लियर करना है और यहाँ पे इन चीज़ों को भी लेके आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे आपने प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक कर लिए, आपने ड्यूज भी देख लिए, कोई ड्यूज नहीं है, प्रॉपर्टी एकदम क्लीन है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलके एक एग्रीमेंट स्टेब्लिश करेंगे, रिटेन एग्रीमेंट बनेगा कि भाई इस टर्म्स और कंडीशन पे हम एग्री कर रहे हैं प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, यानी कि सेलर एग्री करेगा, बायर भी उसको एक्सेप्ट करेगा। अब वहाँ पे एग्रीमेंट के समय कुछ पैसे दिए जा सकते हैं, यानी कि बायर जो है कुछ पेमेंट कर सकता है, किसको, सेलर को वहाँ पे कुछ पेमेंट किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। अब पेमेंट करते समय एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में कोई भी पेमेंट कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड ऑफ पेमेंट, RTGS, NEFT, गूगल पे, भीम UPI। ठीक है, फोन पे, कई सारे तरीके हैं पेमेंट करने के। तो प्रेस्क्राइब्ड मोड जो दिए गए उस प्रेस्क्राइब्ड मोड के थ्रू पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एग्रीमेंट बन गया। अब एक समय ऐसा आएगा जब रजिस्ट्री वाली डेट आएगी कि भाई अब रजिस्ट्री करवानी है। ठीक है, तब ऐसे केस में क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस
कोर्ट में नहीं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाओगे आप, जहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, तो वहाँ पे आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा। ठीक है, वकील जब आप हायर करेंगे, बहुत सारे वकील वहाँ पे आपको मिलेंगे। अब सवाल ये किसको हायर किया जाए, तो अमूमन सारे वकील ये काम करते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, और लगभग सबकी जो प्रोफेशनल फीस होती है वो एक जैसी ही होती है। तो आप किसी भी समझदार वकील को पकड़िए। ठीक है, समझदार वकील को पकड़िए जो आपकी बात समझे और उसकी बात आपको समझ में आए। ठीक, तो बायर और सेलर दोनों लोगों से यही रिक्वेस्ट है। प्रॉपर्टी का लेन देन चूंकि बड़ा सेंसिटिव है और यहाँ पे बहुत हाई वैल्यू रहती है, अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा के इकट्ठा करके तब जाके प्रॉपर्टी लेते हैं। ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती जो है आपको भारी नुकसान पहुंचा दे, तो इन गलतियों को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी जो फेज हम बता रहे हैं वो बायर के नज़रिए से हम बता रहे हैं, ठीक है, खरीदने वाले के नज़रिए से। अब जो है अब यहाँ पे बात ये है कि जब एग्रीमेंट हो गया, अब रजिस्ट्री की डेट जब आ जाए तो सबसे पहले वकील साहब क्या करेंगे, आपकी एक रजिस्ट्री जो सेल डीड होगी उसे ड्राफ्ट करेंगे वो। ठीक है, अब सेल डीड जब ड्राफ्ट हो जाए तो बायर और सेलर दोनों की ये जिम्मेदारी है कि उस सेल डीड को बहुत अच्छे से पढ़ें, कायदे से पढ़ें, हर पॉइंट को समझ के पढ़ें, क्योंकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मामला कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो जो एग्रीमेंट में यानी कि डीड में, सेल डीड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी के बेस पर वो मामला कोर्ट में चलेगा। अगर आपने कोई भी लापरवाही बरती, पढ़ नहीं रहे हैं कि वकील साहब जो लिख के दे रहे हैं वह सही ही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कभी कभी वकील साहब ये बोलेंगे आपसे कि भैया यही फॉर्मेट होता है सबकी रजिस्ट्री के लिए, ऐसा नहीं है। फॉर्मेट जो होते हैं एग्रीमेंट के, जो सेल डीड के जो फॉर्मेट होते हैं वो रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री वैरी करते हैं, क्योंकि टर्म्स कंडीशन अलग अलग चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, एक जैसी सेल डीड सबकी नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मल कोर्स एक्शन में एक ही सेल डीड को लोग कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे बायर और सेलर को दोनों को सेल डीड बहुत केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है और उसको समझिए। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी समझदार व्यक्ति को पकड़िए या उन्हीं वकील को पकड़िए कि भाई ये पॉइंट जो लिखे हैं इसका मतलब समझाइए। ठीक है, पूरा केयरफुली, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी खरीदने गए हैं, रजिस्ट्री कराने गए हैं और वो फला बेचने गए हैं तो बस आंख बंद करके जो है आप लोग काम कर रहे हो। मैं मानता हूँ यहाँ पे सेलर को तो अपने पैसों से ज़रूरत है, उसको पैसों से मतलब है, वो पैसा पा गया, बात ख़त्म हो गई, क्योंकि वो पैसों के लिए बेच रहा है। लेकिन बायर के लिए यहाँ पे समस्या हो सकती है, अगर वो बाई नहीं कर पा रहा है तरीके से, रैशनल डिसीजन नहीं ले रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए बहुत समस्या क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए सेल डीड तैयार हो गई, सब कुछ बन गया, आप उसमें जो चीज़ें बातें लिखी हुई हैं, विक्रेता और क्रेता दोनों पक्षकार प्लस और भी कंडीशन, प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी पे खड़े होकर एक फ़ोटो भी खींच के उसमें लगाई जाती है, तो वो भी चीज़ वहाँ पे रहेगी, बायर और सेलर की फ़ोटो लगेगी प्रॉपर्टी पे खड़े होके, जो फ़ोटो खींची होती है, ठीक है, वो सेल डीड में लगाई जाती है। तो चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि अब इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जो सेलर है वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएगा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, अपनी आईडी लेके आएगा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और वहीं पे जो खरीदने वाला है वो भी अपनी आईडी प्रूफ वगैरह लेके आएगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्री तब तक नहीं होगी जब तक कि फुल कंसिडरेशन का पेमेंट ना हो जाए, यानी कि खरीदने वाला जब तक पूरा पैसा सेलर को ना पे कर दे तब तक रजिस्ट्री संभव नहीं होती है। तो ऐसे केस में अब यहाँ पे चूंकि बड़ा हाबड़ ताबड़ सा रहता है कोर्ट में, कहीं पे आपकी सेल डीड ड्राफ्ट हो रही है, कहीं एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है, कहीं पे रसीद कटनी है, तो कहीं पे गवाह हैं 2 4 6 लोग, पूरी भीड़ लगी रहती है, तो उसमें इंसान बौखला जाता है। तो उस बौखलाहट में आके काम मत करिए, बहुत केयरफुल होके काम करिए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, आपके साथ कम से कम अगर बायर है तो उसके साथ 4 5 लोग आए होंगे,
सेलर होगा तो उसके साथ भी 2-3 लोग आए होंगे, तो एक तो 7-8 लोग ये हो गए, प्लस वकील साहब का अपना झंझट, तो कई सारी चीज़ें मिला जुला के आपको बौखलाहट में कन्वर्ट कर देता है वो। तो इसको ध्यान में रखना, इस बौखलाहट के चक्कर में आप कोई गलत कदम मत उठा लेना, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी दोस्तों, लेकिन इसको बहुत केयरफुली आप समझिए, बहुत विधिवत तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें आपको कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कहाँ कहाँ पे आपके सामने ग्लिचेज आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रही बात पेमेंट की तो पेमेंट जो भी होगा वो मैं बोल रहा हूँ, जो बैलेंस पेमेंट होगा, सपोज आपने एग्रीमेंट के समय आपने कुछ पेमेंट किया, तो अब कुछ बैलेंस पेमेंट जो बचा हुआ है उसको भी आप जो है बायर और सेलर दोनों के नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एग्रीमेंट की डेट, रजिस्ट्री की डेट को आप बायर से चेक मत लीजिए, कभी भी चेक मत लीजिए। सेलर के लिए मैं बोल रहा हूँ ये, कभी भी चेक मत लीजिए, क्योंकि चेक तो क्लियर होगा 1-2 दिन बाद, लेकिन रजिस्ट्री होगी आज। अब पता लगा 2-3 दिन बाद वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो चेक लेके घूमते रहो फिर, ठीक है। तो इसलिए या तो अगर रजिस्ट्री के दिन पेमेंट किया जा रहा है, या तो आरटीजीएस पेमेंट हो या तो एनईएफटी के थ्रू पेमेंट हो। अगर इसके थ्रू नहीं हो पा रहा तो भैया आप डीडी बनवा के दे दो, चेक हम नहीं लेंगे, सीधी बात, ठीक है। तो डीडी बनवा के आप ले सकते हैं, डीडी पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। और आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम यूपीआई, बहुत सारे तरीके हैं मोड ऑफ पेमेंट, और कैश में कोई भी पेमेंट आप ना लीजिए ना दीजिए, दोनों के एंगल से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे मान लीजिए आरटीजीएस या एनईएफटी कर दिया तो आपको एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। यूटीआर नंबर भी जो है प्रॉपर तरीके से उस सेल डीड में लिखा जाएगा, जो रजिस्ट्री होगी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 2 विटनेस भी लगेंगे। 2 विटनेस का मतलब 2 गवाह। अब बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे समझना है, गवाह जो होने चाहिए वहाँ भाड़े वाले गवाह नहीं होने चाहिए, ऐसे गवाह होने चाहिए जो वक्त पे आपको उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि रोड से पकड़ लिए कि भैया 500 रुपये या 100 रुपये ले लो, इसमें गवाही दे दो, क्योंकि वो गवाही देने के बाद उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो अभी कभी भी ऐसे व्यक्ति से आप गवाही ना करवाएं सेल या परचेज करते समय, प्रॉपर्टी खरीदते समय, कि जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ना हो आपकी ज़िंदगी में, या उसको खोजेंगे भी तो सत्तू पिसान लेके तो कभी मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को विटनेस बनाइए वहाँ पे, जो उपलब्ध हो आपके पास हो, वो ब्लड रिलेशन में ना रहे हों, ठीक है। आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, आपके दोस्त होने चाहिए, आपके घनिष्ठ मित्र होने चाहिए, या आपके बहुत क्लोज रिलेशन में होने चाहिए, यानी कि अनरिलेटेड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया विटनेस वाली बात, जो कि रजिस्ट्री में जब रजिस्ट्री होगी तो सेल डीड पे वो 2 विटनेस के भी नाम लिखे जाएंगे, और 2 विटनेस अपना प्रॉपर वहाँ पे नाम साइन करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, और उनकी आईडी प्रूफ भी उसमें लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात आता है कि भैया अब अगली चीज़ आती है यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। अब स्टैंप ड्यूटी की जहाँ तक बात आती है तो आप हमेशा ध्यान रखना, स्टैंप ड्यूटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हैं जो चलती है। वैसे कॉमन रेट 5% और 5.5% या 4.5% के आसपास का स्टैंप ड्यूटी चलता है, 3.75% और 4.75% इस तरीके से, और 5%, ठीक है। मेल फीमेल पे डिपेंड करती हैं वो चीज़ें। अब जो स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट होता है वो हमेशा सर्किल रेट पे, जो गवर्नमेंट का रेट होता है उस प्रॉपर्टी के संबंध में, उस सर्किल रेट पे स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट किया जाता है, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखिए कि स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट आप कभी भी कम मत करिए, 1 रुपया भी कम मत करिए, 200-400 रुपये बल्कि ज़्यादा ही कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी अगर आप कम पे कर रहे हैं तो फ्यूचर में चल के आपके लिए ये लिटिगेशन का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि स्टैंप एक्ट के तहत अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे अगर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं पे किया गया है तो वहाँ पे वो रजिस्ट्री इनवैलिड भी डिक्लेयर हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा स्टैंप ड्यूटी कभी भी मत कम पेमेंट करिए, कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करिए कि स्टैंप ड्यूटी कितना पेमेंट करना है, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए। तो जब स्टैंप ड्यूटी आप पेमेंट कर देंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे
सबके विटनेस होंगे, बायर और सेलर होंगे, उनकी कंसेंट देखी जाएगी, यानी कि सहमति दोनों की देखी जाएगी, विटनेस की सहमति देखी जाएगी। उसके बाद जो है आपको आगे फिर 2-3 काउंटर से गुजरने पड़ते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्री वहाँ पे हो जाएगी और 2-4 दिन बाद या सेम डे आपको जो है सेल डीड के पेपर मिल जाएंगे। बात यहीं पे आके ख़त्म नहीं होती है कि सेल डीड का पेपर मिल गया तो आपकी बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे अगला मुद्दा आता है पजेसमेंट का यानी कि कब्जे की बात आती है, जो कि बायर के लिए, खरीदने वाले के लिए ये लागू होता है। तो बायर ऐसे केस में पजेसमेंट यानी कि जिसको हम कहते हैं दाखिला खारिज, यानी कि उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी जो है लैंड रेवेन्यू में वहां पे चढ़ जाए, तहसील में, ठीक है। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन सिस्टम से सब काम हो जाता है, आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं उसको। उसके बाद जो है पजेसमेंट के लिए आप जो है उसको ट्रांसफ़र करवाइए, दाखिला खारिज करवाइए और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए। उसकी भी बहुत मामूली फीस होती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है इन सारे मुद्दों के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते समय ये समझ लीजिए बहुत बड़ा रिस्क है। आज की डेट में, आज 2024 के मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा लोग एडवांस हो गए, एक ही प्रॉपर्टी 10-10 लोगों को बेच चुके हैं, ठीक है। और 10 लोग जो है अपना सेल डीड लेके घूम रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसा कभी मत करिए, बहुत केयरफुल काम करिए। और कंसिडरेशन का जो पेमेंट हो रहा है, यानी कि जो आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि बायर जो पेमेंट कर रहा है प्रॉपर्टी का पैसा, वो जो है हमेशा ऑनलाइन मोड से होना चाहिए और कोई भी तरीके का कैश का लेन देन उसमें नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज यहां पे ये भी आता है कि मान लीजिए जो सेलर है उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस प्रॉपर्टी का, उसमें कुछ पेजेज या कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है वहाँ पे तुरंत जो है सेलर को जो है एक डॉक्यूमेंट जो है फर्निश करना होगा, जिसे इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं। उस इंडेमनिटी बॉन्ड में सेलर ये मेंशन करेगा कि भाई ये पर्टिकुलर पेपर अभी नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में जब मिलेगा तो हम इसे सौंप देंगे बायर को। अगर फ्यूचर में हमें मिलेगा और तो इसका हम इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करेंगे। इस तरीके से वो अपना एक इंडेमनिटी बॉन्ड फर्निश करेगा कोर्ट में, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करें तो ऐसे करें। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हम बात करें, कोर्ट की बात करें, सब रजिस्ट्रार की बात करें, ठीक है। तो ये सब जानते हैं प्रॉपर्टी के मामले में जो है सरकारी रेट कम होता है और मार्केट रेट ज़्यादा होता है। नॉर्मली लोग सरकारी रेट पे रजिस्ट्री कराते हैं। तो यहाँ पे मैं इस मुद्दे पे नहीं जाऊँगा कि ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू, हम यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि जो कि आपके सेल डीड में मेंशन हो रहा है वैल्यू, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रॉपर आपको स्टैम्प ड्यूटी वाले पेमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको बहुत केयरफुली। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी के निकालने हैं, उस पे ड्यूज चेक करने हैं, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं है कि पता लगा रजिस्ट्री कराने के बाद बैंक वाले पहुंच गए भैया इसको मॉर्टगेज कराया गया है, इस पे लोन चल रहा है, इस तरीके से। तो और विटनेस को भी आप अपने कॉन्फिडेंस में रखिए, विटनेस को भी ऐसे विटनेस ना हो जो आपको भविष्य में मिले ही ना। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये सूचना आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।